दूर फ्रेम में आपको नज़र आ रहा होगा किसी एक चार्ट पर लिखा है सजावट के साथ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज 13 नवंबर है, कल 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन और चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। हम यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ खड़े हैं। ये लखनऊ का स्टडी हॉल स्कूल है, लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चे हैं थोड़े अलग तरीके के हैं। प्रेरणा प्रोग्राम इसे कहते हैं, प्रेरणा गर्ल्स स्कूल। ठीक है, हमारे साथ मैम है। मैम, आपका नाम क्या? आई एम राखी पंजवानी, प्रिंसिपल ऑफ प्रेरणा गर्ल्स स्कूल। एंड हमें थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है। प्रेरणा गर्ल्स स्कूल एक्चुअली डॉक्टर रोशी साहनी जी का एक सपना था कि एजुकेशन सबके लिए समान होनी चाहिए। इसमें वर्ग, क्लास, जाति का कोई भी मतलब दखल नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को हम पढ़ाते हैं तो सबको समान रूप से पढ़ाया जाए। और जैसा कि जानते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं पढ़ाने के लिए, तो 2003 में हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि दोपहर में जैसे कि ये स्कूल बिल्डिंग खाली रहती है, तो इन बच्चियों को हम लोगों ने 2003 जुलाई से ये स्कूल स्टार्ट किया और आज हमारे पास 1000 से ज़्यादा लड़कियां हैं। हमारे स्कूल का मिशन एंड विजन कि सबको समान शिक्षा, सबको समान अवसर और सबको हम लोग प्रजातांत्रिक शिक्षा के लिए तैयार करें, जिससे कि ये लोग अपने देश के लिए, अपने लिए, हक के लिए सही और गलत को पहचानें, अपनी लड़ाई खुद लड़ें। और मुद्दा है सशक्तिकरण का कि नारी को किसी तरह से सशक्त होकर देश को आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो बच्चे हमारे साथ अभी खड़े हैं प्रेरणा में, कैसे बच्चों को लिया जाता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है? वो बच्चे उन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के होते हैं जहाँ पर कि इनको पढ़ाई और शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती। और विशेषकर मैं जोर दूंगी लड़कियों को, कि लड़कों को तो डाल दिया जाता है लेकिन इन लड़कियों को वंचित किया जाता है शिक्षा से। तो हमारा मुद्दा ही यही है कि इनको उच्च श्रेणी की शिक्षा दे के इनको खुद आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे कि अपना जीवन चेंज कर सकें। चलिए, अब हम बच्चों से बात करेंगे। कहाँ से शुरुआत की जाए? चिल्ड्रंस डे से शुरुआत हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू पे बात कर लेते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में? क्या आपने सुना है, क्या आप लोगों की राय है? लक्ष्मी से शुरू करते हैं। लक्ष्मी, आप हेड गर्ल हैं। यस तो मैं ये कहूँगी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब कि लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बल दिया कि लड़कियां भी जैसे लड़के पढ़ते हैं उसी प्रकार लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए और देश के हित में मतलब उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए कि लड़कों से कंधा मिलाकर वो चल सकें। इस पर उन्होंने बल दिया और जो है वो चाहते थे कि जो है लड़कियां भी कुछ करें। और लड़की जैसे कहा जाता है ना कि हम लोग देखते हैं कि हर बार प्रधानमंत्री या जो भी वोट के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हर साल जो है लड़के ही खड़े होते हैं, लड़कियां क्यों नहीं होती। तो इसलिए वो भी चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें, कि वो भी खड़े हों। और जैसे लड़के हैं, लड़के ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जितना लड़कियों के पास दिमाग होता है वो जिस तरीके से अपने घर को, परिवार को, जॉब को, अपने स्कूल को, हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलती है। तो वो चाहते थे कि जो है एक लड़की भी प्रधानमंत्री के पद पर हो और वो भी जो है करे, ताकि जो है क्योंकि वो जब घर को संभाल सकती है तो पूरे अपने राज्य को, अपने देश को संभाल सकती है। अच्छा, चलिए, आप लोग सब लोग मेरे ख्याल से इंटरनेट, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। 12वीं क्लास में है ना, 12th क्लास के बच्चे हैं सब लोग। तो इन दिनों जैसे फ्रीडम मूवमेंट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इन दिनों एक कंगना रनौत नाम की एक्ट्रेस हैं, आप उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा है? देखा है? आज़ादी भीख में मिली है वो वाला, किसी ने देखा है? नो वन। अच्छा, चलिए, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे भी फ्रीडम मूवमेंट को लेके और नेहरू को लेके अलग अलग तरह की थ्योरीज आती रहती हैं, वो आप लोगों को पता है? हाँ, तो क्या क्या देखा है? आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनाली नाम है मेरा। तो किस किस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं आप लोग जो इंटरनेट पे कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया पे? बहुत बिजार तरीके की थ्योरीज से लेके बहुत बढ़िया बढ़िया बातों तक, आप जो भी बताना चाहें। बिल्कुल, आज के समय में ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो उभर कर आते हैं। जो हमारा समाज है इस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और वास्ट हो गया है कि बच्चों को और हर मुद्दा ऊपर निखर के आ रहा है, चाहे वो वोट का हो या पढ़ाई का हो। और कोई भी जो मुद्दा होता है वो आज हैशटैग बन जाता है, क्योंकि लोग इसके लिए कैंडल निकालते हैं, मार्च करते हैं और स्कूलों में भी इसमें अच्छे से बात की जाती है। बट
आज के समय में जो अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो सरकार का मुद्दा था वो सबसे अहम मुद्दा था। तो सरकार किस तरीके की आ रही, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो इन सब चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा अवगत हो चुके हैं। और ये चीज़ इस समय उभर के आ रही है कि महिलाओं का क्या, क्योंकि सिर्फ 6% पार्लियामेंट में महिलाएं हैं। तो अगर हमारी बात की जाए तो हम जब भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं तो गर्ल्स के बारे में ये सारी चीज़ें आती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट हो रही है, मोदी जी इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर देम ऑल्सो, कि ये चिप तो है बट महिलाओं को और ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फील्ड्स में उन्हें मिल रहा है, बराबर मौका मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं पीछे खींच लिया जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घर पे बन जाती हैं या उन्हें कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ऐसे इस टाइम पे जो वायरल होने वाली चीज़ें बहुत हो रही है कि अगर यू हैव टैलेंट तो इंस्टाग्राम हो या गूगल हो या कोई भी चीज़ हो, इफ़ यू हैव टैलेंट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आप खुद का अपना ऐप बना सकते हैं और खुद ही अपना एक पावर बना सकते हैं, ताकि आप जो वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है, उसमें आप उभर कर आ सकें। तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव हो चुके हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम। आप लोग किस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं? सबसे ज़्यादा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग यूज़ करते हैं? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। आप लोग इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, सब लोग इंस्टाग्राम वाली जनता है। आप व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, अरे वाह, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है आपने? नो, नहीं, अच्छा हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें लोग फॉरवर्ड करते हैं, अच्छा, हाँ, और ये भी चीज़ में होती है कि वो कंफर्म है या नहीं। तो एक चीज़ उसमें ये हो जाती है कि हमें सतर्क रहना है कि इज़ दैट थिंग इज़ राइट और रॉन्ग, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है। लेकिन इंस्टाग्राम पे कभी कभी बहुत लोग, अगर गलत चीज़ है तो बहुत लोग हैशटैग करके थे नो दिस इज़ रॉन्ग, ये अलग हटना चाहिए, बट इफ़ एनीथिंग इज़ राइट वो उभर कर आती है, वो सबको पता चलती है। तो क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सेन। हाँ, बताइए, क्या बताइए? तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है वो सबसे अच्छी है। हमें जो भी कहना है हम अपने आराम से उस चीज़ पे, हमारा अगर सही मत है हम सही मत दे सकते, अगर गलत हो हम आराम से अपनी बात रख सकते हैं। अगर हमें कोई मुद्दा उठाना है तो वो हम सबके सामने रख सकते हैं, जो समर्थन करना चाहेंगे वो करेंगे, वरना हमारा काम उसमें चलता रहता है। आप यूज़ करते हैं ऐसे अपने बात रखने के लिए सोशल मीडिया पे? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या क्या चीज़ें आप पोस्ट करती हैं, थोड़ा सा एक आइडिया? वैसे मेरा तो कोट पेज है एक, जो अभी क्योंकि इंस्टाग्राम शायद वो अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं काफ़ी समय से उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। उस पर मैं पॉजिटिव थॉट्स लिख के पोस्ट करती हूँ। तो अभी तो ये मेरा कंटिन्यू नहीं है, पर मैं बहुत जल्दी कंटिन्यू करूँगी। और मैंने उसमें काफ़ी देखा है कि अगर कोई भी कहीं पे गलत काम हो रहा होता है तो लोग उनके सपोर्ट में आते हैं वहाँ पे, और अगर हमें कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी हो तो वहाँ पे अच्छे खासे ऑडियंस में मिल जाती है। अच्छा, चलिए, आप लोगों ने, मैंने जहाँ से शुरुआत करी, कंगना रनौत का वायरल वीडियो शायद आप लोगों ने नहीं देखा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को, जस्ट हमारे एग्जाम्स खत्म हुए तो हम लोग भी उतना कनेक्ट नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। तो कंगना रनौत अक्सर कंट्रोवर्शियल टाइप की चीज़ें कहती रहती हैं। तो इस बार उन्होंने ये कहा है कि 1947 में हमें जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी और असली आज़ादी 2014 में मिली है। तो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? आप थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन दे रही हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि 2014 में हुआ क्या था। आई वॉज सो स्मॉल, तो मुझे नहीं पता 2014 में क्या हुआ था, लेकिन 1947 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी। अच्छा, तो मुझे लगता है, उन्हें लग रहा है कि जो उस टाइम पे मिली थी वो उन्होंने भीख मांगी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट झेले थे, तभी बस अंग्रेज़ों ने दया खाकर दे दिया आज़ादी। बट आई थिंक वो ध्यान नहीं दे पा रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस किस को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। नरेंद्र मोदी आए थे, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीडम कि हमको ज़्यादा चीज़ें करने का मौका मिल रहा है अब, बट आई डोंट थिंक सो शी इज़ राइट। अच्छा, शी विल बी राइट, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि भीख में मिली थी, दिस इज़ नॉट राइट। दिस इज नॉट राइट। अच्छा, आपको क्या लगता है? आप लोगों ने सबने फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री बुक्स में, है ना। चलिए, बताइए। मुझे ये लगता है कि जैसे कि अगर ये बात अभी उठी है तो ये बात बहुत पहले उठनी चाहिए। ये बात उन्होंने सही बोली है। कि इस वक्त फ़िलहाल बाहर की, जो अभी उन्होंने बताया कि हम लोग को जो भीख में आज़ादी मिली थी, तो भीख में आज़ादी नहीं मिली थी। फ़िलहाल रियलिटी ये है कि उस वक्त भी हमारे जितने भी शहीद लोग जिन्होंने अपना खून बहा कर आकर आज़ादी दिलाई है, वो मजाक तो कर नहीं रहे थे, वहाँ पर खिलवाड़ तो चल नहीं रहा था। उन्होंने आखिर ऐसी जंग लड़ी तब जाके हमको आज़ादी मिली है।
और अगर वो इस वक्त की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त 2014 के टाइम पे जब मोदी जी ने मतलब मोदी जी की एंट्री हुई है तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग शायद जो उनके विपक्ष में अभी भी है और जो उनके नेता भी हैं वो भी शायद उनके कुछ थिंकिंग या कुछ थॉट से उनके अगेंस्ट ही होंगे, पर वही ये दिखाने के लिए तो बहुत सारी बातें बोली जा सकती है। अभी यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो शायद मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। मोदी जी पसंद है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत लगती है आपको? नहीं, मुझे ये लगता है कि आखिर उनको ये सिर्फ उनको जो उनकी बातें हैं वो उनको लगता है कि वो पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं, पर मेरे को नहीं लगता। मुझे लगता है उससे ज़्यादा कई गुना उनकी चीज़ें जितनी हेल्पफुल होती हैं उससे ज़्यादा लोगों को नुकसान भी देती है। जैसे कि अभी नोटबंदी हुई थी तो एक तरफ से जो अमीर लोग थे उनके लिए चलिए ठीक है, उनके लिए चलो बुरा हुआ कि उन्होंने जितना पैसा रखा हुआ था ब्लैक मनी उनकी सब बाहर आ गई तो उनको टेंशन हुई, पर जितने गरीब थे वो और गरीब होते चलेगा, ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, और अभी जल्द में अभी जितने भी अभी लॉकडाउन के टाइम इतने रेप केसेस हुए हैं उसमें सिर्फ उन्होंने नाम की सांत्वना दी है कि हाँ हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, पर रियल में देखा क्या गया उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं है। फिलहाल मेरे को यही लगता है कि जितनी बातें उन्होंने बोली है मेरे अकॉर्डिंगली वो रॉन्ग है कि मतलब 2014 में जो आज़ादी मिली है वो हमारी रियल आज़ादी है। वो ये जो इससे ना इत्तेफाकी रखता है, किसी का थोड़ा सा अलग ओपिनियन हो इस पर। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि 2014 में हमें एक्चुअल में आज़ादी मिली है, पर ये कह सकते हैं हमें 1947 में तो फ्रीडम मिल गया, वो भी अंग्रेज़ों से, लेकिन उसके बाद औरतों के मामलों में, महिलाओं के मामले में ये सब कभी कम हुआ ही नहीं। आज भी महिलाएं दबाई जाती, सारे क्राइम्स होते रहते, तो आज़ाद तो अभी भी नहीं हुआ है। और रही बात 2014 में, तो मुझे नहीं लगता कि हमें फ्रीडम मिला है, ऐसा कुछ हमें मानना चाहिए। और आई थिंक सो जो कंगना रनौत जो बात करी थी वो शायद नेपोटिज्म पे ऐसे कुछ रिलेटेड, नेपोटिज्म पे वो बात करती रहती हैं, इस बार थोड़ा सा उनका अलग था। अच्छा, नेपोटिज्म आप लोग ने चूँकि जिक्र छेड़ दिया है तो क्या 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 राय है आपकी नेपोटिज्म पे, बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स में और बाकी जगहों पे? तो वहाँ पे मैंने न्यूज़ में देखा, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, उन्होंने बोला कि जो बॉलीवुड में जो एक्टर्स के स्टार किड्स होते हैं उनको आसानी से एंट्री मिल जाती है। वो लोग शायद वो इतना अच्छा मेहनत नहीं करते फिर भी उनको रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत करके आगे चल के आते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते, प्रोड्यूसर्स ध्यान नहीं देते, वहाँ पे उन लोग के साथ मिसबिहेव होता है। तो क्या होना चाहिए, कैसे इसको चेंज किया जाए? चेंज कैसे किया जाए इस पे तो आइडिया मैं नहीं दे सकती, बट आई थिंक सो इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए। जो जिसने जितनी मेहनत की उसको टैलेंट के उसके आधार पे उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। कैसे कैसे बदलेगा ये? हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए इसकी बात करते हैं, लेकिन ये चेंज कैसे होगा? किसी के पास कुछ आइडियाज़ हैं? हाँ, मैं सोचती हूँ कि अगर मेंटालिटी आपकी बन रही है उस हिसाब से कि जिस माहौल में आप जी रहे हैं उसमें किस चीज़ की नीड है, तो यू कैन चेंज योर माइंड, आप बदल सकते हो। और आज़ादी ऐसे सबको मिल सकती है, मतलब इक्वालिटी मिल सकती है, क्योंकि अगर कोई किसी को दबा कर आगे बढ़ना चाहे तो ये नहीं हो पाएगा। ये पहले भी था और आज भी है, क्योंकि बहुत आज़ादी हम लोग को, इक्वालिटी बहुत है आजकल, लेकिन लोग नहीं, पहले के मुकाबले बेहतर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है धीरे धीरे। पहले बिल्कुल नहीं था, फिर थोड़ा हुआ, अब 20s में काफ़ी हद तक इक्वालिटी है। बस ये माइंड का सेटअप है कि घर औरतें जो है वो सिर्फ घर के लिए नहीं है, वो हर तरफ आपकी तरह आपसे कंधा मिलाकर, आपसे कदम मिलाकर चल सकते हैं। चलिए, अच्छा थोड़ा सा आप लोग पीछे क्यों चले गए? आप लोग यहाँ पे आइए भाई, आप लोग बहुत दूर चले गए, ऐसे कटा हुआ महसूस कर रहे होंगे क्या? थोड़ा सा आगे आइए, आप आगे आइए, आ जाइए। आपका क्या नाम है? अंजलि। अच्छा अंजलि, हमें ये बताइए कि जैसे बहुत सारे अलग अलग लोगों की बात हुई, नेहरू, कंगना रनौत, मोदी जी, ऐसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप लोगों के आइकन्स कौन हैं, कौन लोग हैं जिनसे आप लोग इंस्पायर होते हैं? हाँ, मैं तो APJ अब्दुल कलाम जी से इंस्पायर होती हूँ। मतलब उनकी जो सोच थी एक अपने इंडिया के लिए, और वो जो भी करते थे वो बहुत अच्छा करते थे। उनके अंदर ये नहीं था कि ये हमारे लोग हैं तो हम इनके लिए सिर्फ करेंगे, ये हमारे नहीं है तो हम इनके लिए नहीं करेंगे। उनकी एक इतनी अच्छी सोच थी कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते थे, पर इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टाइम लोगों बट गए हैं एकदम से। मोदी जी हैं वो कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि सबको सपोर्ट करते हैं। किनको? जैसे कि सिर्फ जो ऊंची कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, जो हमें तो जैसे हमें ये नैरेटिव सुनने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी जो खुद हैं वो सो कॉल्ड
लोअर कास्ट से खुद आते हैं, इसलिए वो एक लोअर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी है। तो ये वाली बात थोड़ी सी नहीं, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने कहा शुरू में उन्होंने कहा कि मैं चाय का ढाबा चलाता था और मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं हूँ। तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको इंग्लिश तुरंत कैसे आने लगी? वो तुरंत जो है उसमें बोलना शुरू कर दिए। तो अगर उनको नहीं आता था तो उन्होंने कैसे एकदम से वो आगे बढ़ गए? माना जाता है कि जो है जो पॉलिटिक्स शुरू से किए हुए हैं या पॉलिटिक्स की पढ़ाई किए हुए हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और उनका सपोर्ट किया जाता है। पर एकदम से ये कैसे अजूबा हो गया उस समय कि जो है वो जीते, भाजपा जीतती है कोई बात नहीं, पर वो जीते हैं और उस समय एकदम से कहा गया कि देश अब आज़ाद हुआ है, तो ये बहुत गलत लगा। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग चूंकि पॉलिटिक्स में ठीक ठाक दिलचस्पी दिख रही है, आप लोग कहाँ से ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं? कहाँ से आप लोगों को जानकारी मिलती है? न्यूज़पेपर्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कहाँ से आप लोग? तो ये ज़्यादातर टीवी न्यूज़ से और मोबाइल व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं लोग। और ज़्यादातर तो हम लोग क्लास में ही बात करते हैं, स्कूल में टीचर्स बात करती हैं, फ्रेंड्स आपस में होता है। कैसी क्लास में किस तरह की बातें होती हैं? हमारे स्कूल में डिबेट्स होते हैं, एक ईयर में 1, 2, 3 बार या फिर 4 बार हमारा इंटर हाउस होता है और इंटर स्कूल भी होता है। जैसे स्टडी हॉल के और भी ब्रांचेस हैं, तो हम पॉलिटिक्स के बारे में या फिर हम एनवायरनमेंट के बारे में और सोसाइटी के बारे में, खासकर महिलाओं के बारे में, तो हम हर बार कोई ना कोई टॉपिक लेके डिबेट या फिर पैनल डिस्कशन करते हैं। तो उसके थ्रू हमें पॉलिटिक्स और सोसाइटी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, अभी आपने डिबेट्स में कई टॉपिक्स गिनाए, उसमें से एक महिलाओं के बारे में था। आपकी टीचर ने अभी बताया कि हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे खासा जोर रहता है, ऐसा दिखता है आप लोगों को? तो हमें फेमिनिज़म का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, कई बार अच्छी लाइट में, कई बार ख़राब लाइट में, ऐसे मतलब लोग कहते हैं ये फेक फेमिनिज़म है या ये। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि फेमिनिज़म क्या है? कौन बताएगा? कौन बताना चाहेगा? आप बताएंगे? नहीं, फेमिनिज्म के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी नहीं है फेमिनिज़म के बारे में। मुझे लगता है बस एम्पावरमेंट, मुझे लगता है एम्पावर होना, एजुकेटेड होना, ये फेमिनिज्म है। अच्छा, जानकारी है? हाँ तो बताइए। फेमिनिज्म मीन्स जहाँ पे जो महिला है वो उभर कर आ रही है, वो सारे फैसले खुद ले रही है और खुद वो अपने पैरों पर खड़ी है। तो ये चीज़ें जब उभर के आती है, इसका मतलब है फेमिनिज्म है वहाँ पर। और यहाँ पर हमारा स्कूल तो गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ के भी वो अलग अलग है, तो हमारे वहाँ पूरी आज़ादी है, पूरी चीज़ें हैं, छूट है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के जैसे वुमेन में, महिलाओं में कुछ आइकन्स होंगे, कौन आपको इंस्पायर करता है? मुझे तो मेरी प्रिंसिपल करती है और उर्वशी मैम करती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सोचा उस टाइम पर जब कोई ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था किसी के लिए भी। 2003 की ये बात है कि उन्होंने बच्चों, लड़कियों के लिए सोचा कि अगर बिल्डिंग फ्री है और मैं कुछ कर सकती हूँ बच्चियों के लिए तो मैं बिल्कुल करूँगी। और एक टाइम 2003 ऐसा टाइम है जहाँ पे लोगों के पास ना ज़्यादा पैसा होता है, ना ज़्यादा सपोर्ट होता है, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ किया, प्रेरणा गर्ल्स बनाया, उसके बाद प्रेरणा बॉयज़ बनाया, इतना हेल्प कर रही हैं लोगों को, तो वही मेरी आइकन है गर्ल्स में। अच्छा, आप लोगों ने जैसे सोशल मीडिया आप लोग यूज़ भी करते हैं, मलाला का नाम सुना है? मलाला यूसुफजई, हाँ, क्या सुना है उनके बारे में? कि जो मलाला हैं वो एक जो लेडी हैं पाकिस्तान से belong हाँ, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं एक्चुअली। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, हाँ। कोई नहीं। कोई है जो मलाला के बारे में जानकारी रखता है, कोई बताना? बट अभी याद नहीं है, नाम अभी सुना है याद लेकिन नहीं। याद नहीं। एक और शायद आप लोगों की ही उम्र की या थोड़ी सी बड़ी लड़की हैं जो इंटरनेट पर अक्सर छाई रहती हैं, ग्रेटा थनबर्ग लिखते हैं, थुनबेरी उसका प्रोनाउंसिएशन है। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में सुना है आप लोगों ने? नहीं। अच्छा, तो किन लड़कियों के बारे में सुनते हैं? मुझे यही समझना है थोड़ा सा। सर, हम लोग बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में सुनते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस, कौन सी एक्ट्रेस पसंद है आपको? मुझे तो दीपिका पसंद है। दीपिका पसंद है, क्यों? बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल और वो अपना वर्क करती है, किसी से उसे ज़्यादा कुछ इंटरफेयर, जैसे कंगना रनौत बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, हर चीज़ में उन्हें कमेंट्री करनी होती है, हर चीज़ में उन्हें दिखाना होता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। पर ये तो अच्छी बात है ना, खुद को एक्सप्रेस करना, और जैसे महिलाएं कैसे आगे आएंगी, तो खुद को एक्सप्रेस करना, तो ये तो ठीक बात है। वो मानती नहीं है, तो अगर आप गलत हो आपको मानना चाहिए वो चीज़। आप हर चीज़ को लड़ाई की तरह नहीं कर सकते, आपको सुलह समझौता करना पड़ेगा।
तो शांत होकर किसी बात को समझाना वो बुद्धिमानी होती है, मुझे लगता है। तो वो चीज़ रखनी चाहिए और बिल्कुल यहाँ पे सबको हक है कि वो अपनी बात रख सकें, अपना माइंड समझा सकें कि हम क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। चलिए, ये लोग बैक बेंचर्स हैं और अब हमारे साथ कुछ लड़के भी आ गए हैं। ये लोग पीछे पीछे हट रहे हैं तो हम ही खुद पीछे आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, अरे अब आप लोग आगे चले गए क्या? कुछ मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल है क्या? गले में प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो अच्छा खासा बोल रहे हैं। बताइए श्रुति, अभी ये सब बातें चल रही थी, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, कंगना रनौत, ग्रेटा मलाला, क्या सोच रही थी आप? बस यही कि कुछ लोग इसमें से मतलब कि जो है कि बहुत पॉजिटिवली भी बात कर रहे थे और नेगेटिवली भी बात कर रहे थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अभी शायद ऐसा लगता है कि मतलब जो भी हो रहा है उसके अगर हमें कुछ अच्छा बोलना बताना है, उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो बता सकते हैं। और बस आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों पे? हाँ, न्यूज़ देखती हैं आप? कम देखती हूँ। किस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी है? मुझे घर के उसमें ज़्यादा है, मैं ज़्यादा इंटरनेट के उसमें यूज़ नहीं करती ना। अच्छा, ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करती हैं, तो फिर आप क्या आपकी दिनचर्या रहती है, थोड़ा बताएंगे आप ताकि हम समझ पाएँ? मैं घर का मतलब घर में मेरे समोसे बनते हैं ना, तो मैं उसी के काम में ज़्यादा बिजी रहती हूँ। फिर स्कूल आ जाती हूँ, स्कूल से घर से वापस घर का काम ज़्यादा संभालती रहती हैं। अच्छा, तो फिर आपको पढ़ाई के लिए वक्त मिल पाता? आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं, क्या हैं? मैं उन्नाव से हूँ। अच्छा, उन्नाव से। हाँ जी, और मैं 11th में हूँ, मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। और मैं मतलब सुबह जल्दी उठ के तो घर का काम सब करके देन स्कूल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ कि अपना कॉमर्स का है तो मेरे को अपना प्रैक्टिस पे भी देना है ध्यान, तो उसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ। और फिर यहाँ स्कूल के बाद फिर मैं घर का काम करके नाइट में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। आप कॉमर्स स्ट्रीम से? अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी कॉमर्स किया तो मुझे स्ट्राइक किया एकदम से। आप में से ज़्यादातर 12th में हैं, किस किस स्ट्रीम के हैं ज़्यादातर लोग? मास कम्युनिकेशन। 11th 12th में मास कम्युनिकेशन होता है? आ गया इस बार जी। तो आप लोग मास कम्युनिकेशन? अच्छा, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे तो ये लड़के पीछे से आए। आप लोग कहाँ थे अभी तक? पीछे ही थे। अच्छा, एंट्री नहीं हो पा रही थी। तो यार ये बताओ कि ये ऐसे चलता रहता है, एक जनरल सोसाइटी में ऐसा ट्रेंड सा बना हुआ है कि लड़के हैं और होशियार टाइप के हैं तो मैथ साइंस लेंगे, लड़कियां हैं तो आर्ट्स कॉमर्स टाइप की चीज़ें लेंगी। ये क्या है, इस पर क्या? ये पहले से जो बना दिया गया है कि हाँ लड़का है तो मैथ्स लेगा, लड़की है तो आर्ट्स लेगी, तो ये पहले से ही सोचा, पहले से ही बना। क्यों है ऐसा? ये पितृसत्तात्मक सोच है। पितृसत्तात्मक सोच? अच्छा, बता ये पितृसत्तात्मक सोच क्या है? लड़की कमज़ोर है और लड़का मतलब थोड़ा स्ट्रांग है। लड़की कमा नहीं सकती, लड़की घर के काम करेगी, लड़के बाहर के काम करेंगे, तो वो सब चीज़ें पहले से ही ढली हुई हैं कि लोगों को क्या नाम है तुम्हारा? शुभम यादव मेरा नाम है, मैं 12th क्लास में हूँ। पितृसत्तात्मक सोच से ये आशय है कि मतलब जैसे मर्दों का ज़्यादा अधिकार होता है, उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, लड़कियों को कम अधिकार दिए जाते हैं। बस इसी बेस पर है कि उनको दबाया जाता है, उनको कमज़ोर समझा जाता है और हर काम के लिए उनको ये लगता है कि लड़की एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, तो लड़के ज़्यादा एलिजिबल लगते हैं उनको, तो इसीलिए लड़कों को ज़्यादा आगे सपोर्ट किया जाता है। क्यों है ऐसा? ये इसलिए भैया क्योंकि ये हम लोग के घर में तो रहती नहीं लड़कियां, उनकी तो शादी करनी। नाम बताओ अपना पहले। सुनील। सुनील, हाँ बताओ सुनील। ये लड़कियां तो घर में रहती नहीं हम लोग के, उनकी शादी करनी पड़ती, उनको शादी के बाद ससुराल जाना पड़ता है, तो इसलिए मतलब कि फैमिली सोचती क्या है, ये लड़कियां हैं, इनको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम कराओ उनको, तो काम पढ़ाते और 12th के बाद या 10th या 12th के बाद उनको नाम कटवा के उनकी शादी कर देते हैं। इसलिए उनकी मानता कोई ज़्यादा मतलब कि उनको कोई मतलब कि मानते ही नहीं है, मतलब शादी पढ़ने से उनको कोई प्रभाव पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। उनको ससुराल जाना है, उनको खाना बनाना है, खिलाना है, पति की सेवा करनी है, यही सब करना है उनके बाद मतलब उनको। अरे तुम लोग यहाँ पीछे कहाँ चले गए भाई? तुम लोगों के बारे में बात हो रही है, देखो ये बता रहे हैं, तुमने सुना ये क्या क्या बता रहे हैं, लड़कियों के साथ क्या क्या होता है घर पे? उन्हें पढ़ने से रोका जाता है, ये कहते हैं कि उनकी तो शादी हो जानी है तो तुम अपना खाने पीने पे ध्यान दो, घरों के काम पे ध्यान दो। तो आप लोगों के घर में क्या बताया जाता है? आप मैं बताना चाहूँगी कि मेरे घर में ये कभी नहीं कहा जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम घर का काम करो। मेरे पापा ने हमेशा हमें ये कहा है, हम 3 बहनें हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मेरी 3 बेटियां नहीं हैं, मेरे 4 बेटे हैं, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई भी है। तो वो कहते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं और मैं उनको उसी तरीके से पढ़ाऊँगी, जैसे मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ वैसे ही मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगी। और ये हकीकत है कि जिस तरीके से जो है हम बहनें
जिस स्कूल से पढ़ के निकली और जिस तरीके से लड़के आज तक मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे गांव में हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। आज तक मेरे गांव में मतलब ये होता है कि जैसे 12th पास हुए बच्चे, लड़कियां या लड़के, सबकी शादी कर दी जाती है। दहेज प्रथा तो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, बट जो है फिर भी कर दिया जाता है कि लड़कियां 18 साल में जो है 12th पास करती तो इनकी शादियां कर दिया जाए। पर मेरे वहाँ मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया। मेरे पापा हमेशा हमें सपोर्ट किए कि जो है नहीं, जितना उन्हें पढ़ना है अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, जो भी अपना सिलेबस लेके चलना चाहती हैं, वो साइंस साइड हो या फिर वो गेम भी हो सकता है। क्योंकि अधिकतर हमने सुना है कि लड़कियों को नहीं खेलने दिया जाता है कि नहीं तुम पुलिस में जाके क्या करोगी, तुम लड़का थोड़ी ना हो, तुम स्पोर्ट्स में क्या करोगी, तुम खेल कूद करोगी, इतनी बड़ी हो गई हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पापा ने हमेशा कहा है कि तुमको जो करना है तुम वो करो, मेरी तरफ से आज़ादी है और जितने जो भी कुछ होगा, जो भी मुझसे होगा, मैं लगाऊंगा आपकी पढ़ाई के लिए। अच्छा, सब लोगों के घर पे ऐसा ही माहौल है क्या? इतना इनकरेजिंग माहौल है? तुम्हारे घर में नहीं था? अब क्या था तुम्हारे घर में, बताओ। मेरे घर में इतना वो नहीं था। जैसे मैं जब यहाँ पे आना चाह रही थी तो मेरे घर वाले मना कर रहे थे क्योंकि बहुत दूर है हमारा घर। हुसैनगंज से मैं आती हूँ बाइसिकल से। कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। तो बिल्कुल राज़ी नहीं थे कि तुम्हें पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ के टीचर्स ने समझाया, जो हमारे प्रीवियस प्रिंसिपल थी उन्होंने समझाया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा पापा छोड़ के आएंगे या कोई छोड़ के आएगा, लेके आएगा। फिर इसके बाद बहुत दिक्कत थी, इतनी दूर से आना ले जाना रोज़। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि साइकिल से आते हैं। फिर एकदम मना हो गया कि नहीं जाना है। फिर बहुत ज़्यादा मनाया, 1-2 हफ्ते बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, कन्वेंस किया, यहाँ के टीचर से बात कराई, तब वो कन्वेंस हो कि ठीक है जाओ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जब ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो इनकी टीचर ने हमें बताया कि ये इटली रहकर आई हैं। कब गई इटली, क्यों गई थी, क्या थोड़ा सा अनुभव के बारे में बताइए। द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। मैं पहले यूएस जा रही थी, बट बिकॉज ऑफ समथिंग कुछ हो गया था जिससे प्रोग्राम बंद हो गया था। फिर यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं हमारे स्कूल में, तो काफ़ी बच्चों को मौके मिलते हैं कि बाहर जाने का, उन्हें अगर इंटरेस्ट है या घर वाले अलाउ कर रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। क्या प्रोसीजर होता है स्कॉलरशिप का? सब लोग, पूरे इंडिया के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपका इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की नॉलेज होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए और आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप खुद मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे स्कूल में से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। पहले 12 थे, फिर बातचीत करी गई उनसे, उन्हें छांटा गया कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा मैनेज कर सकता है, कौन कैपेबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। 5 थे। फिर लास्ट में मतलब कई सारे स्टेजेस थे जहाँ पे हम लोग को फॉर्म फिलअप करना था, इंटरव्यूज़ देने थे। दिल्ली से जो AFS की CEO है उन लोगों का इंटरव्यू लेने आती थी। फिर पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता था। फिर होम विज़िट होती थी कि घर कैसा है, कैसे रहते हो आप। फिर स्कूल का बैकग्राउंड देखा जाता था, स्कूल की टीचर से बात की जा रही थी कि बच्चा है कैसा पढ़ने में। उसके बाद लास्ट में हमारा 2-3 बार लिया जाता था, फिर सिलेक्शन होता था। तो यार तुम्हारे घर वाले तो यहीं 15 किलोमीटर नहीं आने दे रहे थे, फिर इटली कैसे, उसमें दिक्कत नहीं आई? बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। घर वाले बिल्कुल ही, पापा बिल्कुल मना कर रहे थे कि नहीं जाना, इतनी दूर क्या करोगी जाके, यहीं पढ़ो। तो जो प्रिंसिपल है हमारी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मनाया। फिर मेरी बहन सपोर्टिव थी, उसने समझाया पापा को। पापा ने कहा ठीक है। मैंने उन्हें ये भी बोला था कि अभी प्रोसीजर चल रहा है, अगर सेलेक्ट रहेंगे तब जाएंगे, वरना देखा जाएगा। तभी वो मान गए थे। उसके बाद वो खुश हुए कि अच्छा मेरी बेटी बाहर जा रही है। जब उनसे 2-3 लोगों ने कहा कि अरे वाह आपकी बेटी बाहर जा रही है। अच्छा, चलिए, और ये बताइए कि आप लोग जैसे थोड़ी सी कठिनाई भरे दौर से यहाँ तक निकल के आए हैं, तो एक तरीके से एक मौका मिला है आप लोगों को, है ना? तो क्या, कैसे यूटिलाइज़ करेंगे आप लोगों ने? आगे का क्या करने का सोचा है? कुछ ड्रीम्स, एस्पिरेशंस हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं 12th पास करने के बाद अच्छे से कॉलेज में जो बेस्ट लेवल का हो, जो लखनऊ का टॉप कॉलेज हो, मैं उसमें एडमिशन लूँ। पर अगर नहीं मिलता है तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने ही स्कूल के स्टडी हॉल कॉलेज जो एयरपोर्ट के पास है, मैं वहाँ पे जाऊँ। और जैसा हम लोग यहाँ पे अच्छे एक्टिविटी कर रहे हैं और अच्छे से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर से भी लूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं कॉमर्स साइड से हूँ, तो मैं चाहती हूँ एक बैंक मैनेजर बनूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं जो है पुलिस की ट्रेनिंग लूँ
और फॉर्म जैसे ही आएगा मैं डालूँगी और मैं दोनों चीज़ पे ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि एक ना दो में से एक ऑप्शन तो सही होगा ही, इसलिए मैं दोनों ही ट्राई करते हुए चलूँगी। आपने क्या सोचा है? BJMC करना, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म। अरे वाह, जर्नलिज्म क्या है जर्नलिज्म? आपने कुछ आइडिया है, मतलब क्या देख के लगता है कि क्या होता होगा? जर्नलिज्म मैंने इसलिए सोचा है जस्ट बिकॉज मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट फील्ड जो है वो जर्नलिज्म है मेरे अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि एक ऐसा औजार मिल गया है जिससे कहीं की भी बात किसी तक भी अगर पहुंचानी हो तो पहुंचाया जा सकता है आसानी से। अब किसी की भी बात भी ले लीजिए, अब जैसे अभी इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी वो जर्नलिज्म, मतलब कि रिपोर्टर्स की थी, क्योंकि उनको सब की चीज़ें पता है, उनको किस तरीके से बाकी चीज़ों को बाकी लोगों को बताना है। अब हर कोई तो देख नहीं सकता इलेक्शंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर हमारे रिपोर्टर्स जितने थे सब लोगों ने अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाई। तो मुझे लगता है कि रिपोर्टर बनने के बाद मुझे लगता है कि एक बेस्ट फील्ड मिलेगी मेरे को, क्योंकि उसमें हमको बोलने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी। क्योंकि जैसे हमारे मौलिक अधिकार में हमको स्वतंत्रता है तो, पर कभी कभार हमें लगता है कि शायद ये स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर रिपोर्टर बनते हैं तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अक्सर जब स्कूल में कुछ भी होता है कल्चर एक्टिविटीज़, तो मैंने अक्सर एंकरिंग की है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए मैं प्रेफर हूँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, एक दो बातें और बताइए। जैसे अभी आप लोग कुछ सालों में या तो 18 के हो गए होंगे या होने वाले होंगे, क्या उम्र है? लगभग 17 होगी सबकी, 17 है ना? 1-2 साल में आप लोग वोटर लिस्ट में आ जाएंगे। तो आप लोग क्या सोचा है फिर, किन चीज़ों से अपना ओपिनियन बनाते हैं, किन को वोट डालेंगे? सबसे पहले उनका काम देखा जाएगा कि कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद ही अकॉर्डिंगली हम उनको देखेंगे। और हाँ, चाहते हैं कि जो है उनके जो टीम में हो वो महिला ज़रूर हो उनके टीम में, क्योंकि जो है अधिकतर जो पुरुष होते हैं वो जो है अपने मुद्दे पे अपने हक के लिए, जैसे अभी देखा जा रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं किसान, तो किसान मुझे लगता है पुरुष हैं तो उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें मैं कहूँगी कि लड़कियों पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? इतने सारे लॉकडाउन में रेप केसेस हुए हैं और इतनी सारी हैं कि लड़कियां अशिक्षित हैं, घर पे मारी पीटी जाती हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन पे क्यों नहीं जोर दिया जा रहा है, उनको कम करने की कोशिश क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे नेता को या ऐसे जो भी बनने वाले हैं उनको वोट दे जो लड़कियों के प्रति या महिलाओं के प्रति खड़े हों। आप लोग कैसे, क्या बता रही थी आप? मैं ये बता रही थी कि मैं उस पॉलिटिकल लीडर को वोट करूंगी जो महिला मुद्दों को रखे, उस पर भी ध्यान दे। महिलाओं के मुद्दों पर ये तो उन्होंने बता दिया। चलिए, और अभी कोई दिख रहा है? अभी आप लोगों का क्या ओपिनियन है? अभी तो नहीं, बट मेरा एक छोटा सा प्लान है कि मैं अपना 12th के बाद, जैसे मेरी एजुकेशन तो कंटिन्यू रहेगी और जैसे मैं CA बनना चाहती हूँ तो मैं उसकी तैयारी करूँगी, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा सिटीज़न भी बनना चाहिए और उसकी एक ज़िम्मेदारी भी होती है। तो उसके तौर पर मैं एक सोशल एक्टिविटी पे काम करना चाहती हूँ। मैं एक छोटा सा ग्रुप बना के लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ महिला शिक्षा के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और भी जो केसेस होते हैं हम उसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। अच्छा, आप लोगों की खुद की किसी की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है क्या? कोई पॉलिटिक्स में आप लोग क्या बात कर रहे हो? कोई पॉलिटिक्स में आना चाहेगा आप लोगों में से? आप पॉलिटिक्स में? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में सीरियसली इंटरेस्ट नहीं है। अगर लेकिन सुझाव देने की बात आती है तो मैं बिल्कुल उनसे कहूँगी कि अगर सुझाव देने की बात आती है तो वो हर चीज़ पे ध्यान दें। सिर्फ एक चीज़ हो, जैसे योगी जी हैं, कभी कभी वो मंदिर को ज़्यादा लेके आगे चले जाते हैं तो लोगों को वो चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है, वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है फिर कि नहीं वो हिंदू हैं तो वो मंदिर ही बनवाएंगे बस। तो उन्हें और भी जो मुद्दे वो उभर के उन्हें लाने चाहिए ताकि लोगों को दिखाई दे। बाकी मोदी सरकार ने मुझे लगता है किया बहुत कुछ है। मोदी सरकार ने किया बहुत कुछ है, जैसे कि कुछ गिना सकते हैं? कि कोविड के टाइम पे राशन लोगों को फ्री दिया है, वैक्सीन फ्री लग रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई आएगा पॉलिटिक्स में? कोई आप लोगों में से किसी की दिलचस्पी है? नहीं, तो फिर थोड़ा। हाँ। महिलाएं क्यों नहीं आती हैं? जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन भी कम है, महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो फिर कैसे उनकी बात होगी? हाँ, आना तो चाहती हैं, जो आना चाहती हैं उनके साथ बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि वो आना चाहती हैं पर वही आ जाती है कि घर पे जो है फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है। अगर फैमिली ही सपोर्ट करने लगे तो उस दिन भी लड़कियां भी आगे खड़ी हो जाएंगी और उस मुद्दे पे बात करेंगी। अच्छा, जैसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन की जब बात होती है तो
ये अक्सर मांग उठती है कि कुछ परसेंटेज महिलाओं को टिकट दी जाए या उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड हों। जैसे अभी कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात करी, तो इससे आप लोगों के ओपिनियन में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? 40% क्यों, 50-50 का रखे। अच्छा 50% है, 10 कम कर दिया। हाँ 10 कम नहीं करना चाहिए, हाँ, बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो इक्वालिटी उनको हर चीज़ में रखनी चाहिए। तो अगर वो सिर्फ एक बात वो रख दिया कि हम लोगों ने इलेक्शंस में अगर उनको 40% अगर चीज़ दी है, तो उसके बाद 10% जो आना चाहते हैं, जो जिनकी ज़्यादा उत्सुकता है, तो वो कहाँ चले जाएंगे? फिर तो वो किसी काम के नहीं रह गए, उनको तो हटा दिया गया किनारे कि नहीं आप रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। और उनके मुझे अकॉर्डिंग लगता ही है- हो गया। मुझे लगता है कि जैसे अगर माना जाता है कि क्लास में हर एक बच्चा टॉपर नहीं होता है, उसी तरीके से मैं ये कहूँगी कि हर एक लड़का भी इतना अच्छा नहीं होता कि वो पॉलिटिक्स में जा सके। लड़कियां भी होती हैं, लड़कियों को 60% दे, क्यों लड़के तुम 40% पे नहीं टिक सकते हैं? तो वो भी चाहें कि अगर वो करते हैं 60%, तो हम तो देने के लिए तैयार है, वोट करें। हाँ, क्या किसको कहना है, बताओ। मेरा नाम तरुण है। ये कह रहे हैं लोगों की सोच है कि लड़कियां पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमारा देश बर्बाद होगा, ताकि उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि हमारे देश में कैसा काम होगा, क्योंकि पुरुष को ज़्यादा नॉलेज होती है इन सब के बारे में। वो बाहर घूमते हैं इधर उधर, तो उन लोगों को नॉलेज रहती है। और हम लोगों को सोच ये रहता है कि लड़की हैं वो कहाँ जीतेंगी, और जो उनके कंपटीशन में होते हैं वो भी सोचते हैं कि लड़कियां हैं और हम तो जीतेंगे ही, क्योंकि महिलाओं को तो ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए पुरुष इलेक्शन में जीत जाते हैं और महिलाओं को टिकट भी नहीं दिया जाता। अगर टिकट भी दिया जाता है तो कैंसिल हो जाता है। अभी 2 साल पहले हुआ था। क्या हुआ था? न्यूज़ देखा था मैंने, तो वो महिला का नाम तो नहीं पता हमें, लेकिन वो इलेक्शन के लिए खड़ी थी, तो शायद नॉमिनेशन हो रहा था, नॉमिनेशन या कुछ हो रहा था, तो उनका टिकट वापस कर दिया गया था। उनको इलेक्शन में खड़े होने की अनुमति नहीं दी थी। तो ये होता है कि अगर हम लोग अपनी सोच बदले कि नहीं पुरुष नहीं महिला भी अच्छे से देश चला सकती हैं, तो अगर हम लोग अपनी सोच बदलें तो महिला आगे आ सकती हैं। अच्छा, ये जो बात चलती है रिजर्वेशन की कि कहीं पे भी आगे करना है, तो मतलब एक जो सबसे कॉमन आइडिया होता है कि रिजर्वेशन दे दिया जाए, उससे इक्वालिटी आ सकती है। आप लोगों का क्या है, क्या ख्याल आते हैं इसको सुन के आपके मन में? जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन की जब बात उठती है, महिलाओं की रिजर्वेशन की जब बात उठती है, तो कहीं ना कहीं उनको ये देखा जाता है कि क्या वो महिला कर पाएगी। सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में यही चलता है कि क्या वो एलिजिबल है ये काम करने में। उसके बेस पर जब कुछ साल बीत जाते हैं, धीरे धीरे करके, पहले तो अधिकार पुरुषों को रहता ही है, फिर अभी धीरे धीरे करके उनको आगे बढ़ाया जाता है। आप लोग बताइए, क्या रिजर्वेशन एक ठीक उपाय लगता है आप लोगों को, आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा? रिजर्वेशन तो है, पर उसके साथ साथ ये तो थोड़ा बड़ा लेवल हो गया, बट छोटे लेवल जैसे गांव पे सरपंच बनना या फिर और भी ऐसे छोटे लेवल के जो है, इस पे भी वहाँ पे भी जाके सबको इनकरेज करना चाहिए महिलाओं को। क्योंकि मैंने देखा है कई बार जो औरतें सरपंच बन जाती है तो वो सिर्फ नाम की बनती, बाकी सारे काम उनके पति या फिर उनके बेटे सारा काम वही करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हटा देना चाहिए। जो शिक्षित महिलाएं हों उनको लेना चाहिए, या फिर हमें फिर से लोगों को शिक्षित करना चाहिए। जैसे साक्षर अभियान चला था पहले, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं ने पढ़ाई की थी, तो फिर से वैसा होना चाहिए। और मतलब जो महिलाएं बने वो खुद अपना काम करे, कोई और ना करे उसकी जगह, नाम के लिए ना बने। मैं कहूँगी ये अभियान चला तो था, चलाया गया था, पर कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ें पार्सल करो तो घर तक नहीं आती। तो वही चीज़ हो गई है वहाँ पे कि वहाँ से पहुँचाई तो गई, पर जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा और वो आधे पे ही रह गया। तो मैं चाहती हूँ कि उन जगहों पर भी वो चीज़ें पहुँचे जहाँ पे लगता है कि नहीं ये नहीं कर सकते, तो उस जगह पर भी साक्षर हों, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं। जो मुझे लगता है कि पहले के जो लोग थे, लड़के भी अशिक्षित थे, तो मैं चाहती हूँ कि सभी को शिक्षा मिले, तब समानता आएगी, वरना नहीं आएगी। शिक्षा बहुत ज़रूरी है समानता के लिए। हाँ, गाँव में अगर महिलाओं के बीच प्रति कुछ बात छिड़ती है, तो अगर गांव के सरपंच हैं तो उनके पास जाएंगे, तो सरपंच बोलते हैं कि आप लोगों का महिलाओं का आपस का मामला है, आप लोग खुद ही देख लें, हम लोग बीच में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? ये आप इस गांव के सरपंच है, जो उनको दिक्कत है वो आप सुलझाएंगे उस दिक्कत को।
तो या तो महिला के लिए ठीक है, तो उनको क्यों नहीं सरपंच बनाया जा रहा है? उनको बनाना चाहिए सरपंच, क्योंकि वो सक्षम है, मर्द और औरत दोनों को समझा सकते हैं। और ये जो पुरुष होते कहते नहीं तुम महिला हो तो महिला ही के पास जाओ, वो समझेंगे तुम्हारी दिक्कतें। तुम क्यों नहीं समझ सकते उसकी दिक्कत? तो सरपंच किस लिए बने हैं आप? तो ये होना चाहिए, लड़कियों को मौका देना चाहिए। मौका क्या, उन लोगों का हक है, मौका नहीं देना चाहिए, हक है उन लोगों का। तो उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोगों से ही शुरुआत हो सकती है उन लोगों को सपोर्ट करने में। यार तुम थोड़े विचारशील टाइप के नौजवान लग रहे हो, ये कैसे, मतलब क्यों ये इनइक्वालिटी है, क्यों नहीं बराबरी हो पा रही है? बराबरी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम ही लोग रोक रहे हैं, लड़के ही। हाँ, क्योंकि शुरुआत से ही चला आ रहा है ये सब, तो हम लोगों को दिमाग में भी भरा है, नहीं लड़की पीछे हम लोग आगे हैं। तो अब जब से इस स्कूल में आए तब से कुछ समझ में आया है, नहीं ऐसा नहीं है, सब एक समान है, बराबर है। अगर से आए हो तुम इस स्कूल में? 5 साल। उससे पहले क्या लगता था तुमको? उससे पहले द प्रेप में पढ़ते थे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि लड़की क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और हम भी करते थे अपने घर में ही। हमारी बहन है तो हम चले जाते थे घूमने, उनको मना कर देते थे या पापा ही मना कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हम रोकते हैं मतलब पापा लोगों को कि नहीं जाने दीजिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम भी कह देते हैं कि ज़्यादा देर मत लगाना, आ जाना जल्दी। तो ऐसा क्यों आप कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा देर तक ना बाहर रहें? आप लोग जो है बाहर रहते हैं 12 बजे 1 बजे, कभी कभी हो जाता है कि आप सुबह वापस आ रहे हैं घर पे, तो लड़कियां क्यों नहीं जा सकती हैं? उसमें क्या है? बताओ भाई। इतना जल्दी हम लोगों का दिमाग अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है ना, अभी तो सीखे हैं, अभी तो शुरुआत है, ये धीरे धीरे होगा ये सब। तो मैं ये कहूँगी कि जो है आप अभी सीखें। ये तो जो माँ बाप होते हैं, जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो वहीं से ही भेद शुरू हो जाता है कि नहीं तुम लड़की हो तो इसको, मेरी बेटी हुई है तो इसको फ्रॉक पहनाओ, या मेरा बेटा हुआ है तो ये पहनेगा शर्ट और ये पैंट पहनेगा। फिर होता है कि बाज़ार जा रहे हैं तो लड़कियों के लिए खिलौना ला रहे हैं और गुड़िया लेके आ रहे हैं, लड़कों के लिए क्यों गुड्डा लेके आ रहे हैं? उनको क्यों गुड़िया से नहीं खेलने दिया जा रहा है, कार लेके आ रहे हैं? तो भेदभाव वहाँ से शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर वहीं पे रोक दिया जाए तो ये भेदभाव नहीं होगा और ये असमानता जो है नहीं होगा। कपड़ों और खिलौनों से भेदभाव शुरू होता है। अच्छा 1 मिनट सुन लेते फिर आपके पास आएंगे, ठीक है? हाँ बताइए। ये पूरी जो इक्वालिटी की बात हो रही है, इसमें जो बराबरी की बात हो रही है कि लड़कियों को कम दिया जाता है, लड़कों को कम ज़्यादा दिया जाता है, इसके जो मतलब कह सकते हैं जिम्मेदार वो लड़के हैं, पर कहीं ना कहीं हम भी हैं। कैसे? क्योंकि हम भी मान लेते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। अगर हमें घर में रहना, घर के काम करने, क्यों हमें मना करना चाहिए कि नहीं हम बाहर के भी काम करेंगे? तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। सोच में दिक्कत है, सब लोग वो सोच मेंटेन करते हो हैं। जाता है कि जो है हम लोग अपने आप में डर जाते हैं कि अगर हम ऐसा कदम उठाएंगे तो हमारे परिवार के बारे में लोग क्या कहेंगे, या हम एक हैशटैग हो जाएंगे कि इस परिवार के इस बच्ची ने ऐसा किया तो इनके माँ बाप ने ऐसा इनके साथ किया। तो हैशटैग ना बन करके मैं चाहूँगी कि हर एक इंसान वो करे कि जो है लड़कियाँ आगे हों, क्योंकि अगर लड़कियाँ आगे हैं तो देश आगे है, क्योंकि लड़के तो आगे चल ही रहे हैं, एक बार लड़कियों को तो मौका दो कि आगे वो भी बढ़ें। साथ साथ चलें, आगे पीछे क्या है। तुम क्या कह रहे थे? जैसे कि इसने कहा कि लड़कों के लिए खिलौने लाते थे बचपन में, कपड़े लाते थे, और हम लोग अगर कोई ड्रेस पहन ले छोटी तो पापा लोग डांटते थे। तो ये तो शुरुआत से चली आ रही है ना। अब हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ से बदलना, क्योंकि पहले तो किसी ने ये सोचा नहीं था, अब बदलने की बारी आ रही, तो अब यहाँ से बदला जाएगा। मैंने कहा कि अगर वहीं से ही हम बदल दें, ना भेदभाव करें, तो ये जब वहीं पे ही बात खत्म हो जाती तो आगे बढ़ेगी क्यों? उस समय कोई समझाने वाला नहीं था ना वहाँ पे हैं? और अभी तुमको ब्लेम नहीं दे रही, वो तुम्हारे पेरेंट्स को। और अभी क्या है, जैसे कोई न्यूज़ में आ जाए महाराष्ट्र में IPS पुलिस ऑफिसर बनी एक लड़की, और ये लड़की IPS बन गई। अरे नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें आऊँ करने की क्या बात है? नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे लड़के IPS बनते हैं वैसे लड़कियां बनती हैं। तो इसमें एक्सप्रेशन देखो, और ये लड़की IPS बन गई, क्यों भाई नहीं बन सकती क्या वो? उसके पास नॉलेज है, टैलेंट है, वो बन सकती है, हमसे आगे जा सकती है वो। ये अच्छा एक बात बताइए। हाँ बताइए, आप बताइए। इसलिए वो स्पेशल चीज़ बनी क्योंकि 100 लड़के बने तब एक लड़की बनी। अगर 100 लड़के और 100 लड़कियां बनती तो चीज़ नॉर्मल होती। वो कह रही हैं कि कम में कोई एक ऐसे अलग सा दिखता है तो इसलिए वो नहीं। हाँ तो 100 बंदे हैं, उसमें से एक डिफरेंट बंदा है, तो जाहिर सी बात है वो दिखेगा ही। नहीं तो हमारी बात तो समझो जो हम कह रहे हैं। नहीं उसका ठीक है, सब लोग एक दूसरे की बात समझो। उसका कहना है कि वो नॉर्मल होना चाहिए, और ये बता रहे हैं कि वो क्यों नॉर्मल नहीं लग रहा है।
अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे हम लोग अक्सर अखबारों में सुनते हैं, आप लोग भी शायद अपने पेरेंट्स से, बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे, छेड़खानी का जो मसला है, बाज़ारों में लड़कियां जाती हैं या कहीं भी जाती हैं तो ईव टीजिंग जिसे कहते हैं, तो क्या है, आप लोगों ने किसी ने फेस किया है या क्या सुनते हैं आप लोग घर में? मैंने फेस किया है और मैं कभी भी किसी से डर के नहीं चलती हूँ, क्योंकि कम से कम मैं 15-16 किलोमीटर से दूर आती हूँ। हर एक दिन हर एक नया कांड और हर एक नए केस के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर वो केस अगर हम अपने दिमाग में चल रहे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और रास्ते पे चलते हुए कई कांड होते हैं, कई सारी चीज़ें लड़के छेड़ रहे होते हैं या बगल से जा रहे होते हैं, टच करते हुए निकल रहे होते हैं। तो अगर उनके खिलाफ ना बोला जाए तो या तो वो आगे बढ़ जाएंगे या हम पीछे रह जाएंगे। तो अगर उनके साथ हम लड़ के चले तो हम भी साथ चल सकते हैं। इसीलिए मैं अक्सर अगर मैं चल रही होती हूँ, मैं देखती हूँ कि जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ अवश्य करके मैं बोलती हूँ, और जहाँ कम लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं, वहाँ मैं बोलती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि साथ चलो, मैं कहती भी हूँ चलो मेरे साथ, और मैं वहाँ बताऊँगी जहाँ मुझे मौका मिलेगा। और मैं बोलती भी हूँ, मैं मार भी देती हूँ। हाँ, मारा है कभी किसी को? मैं मारा है, मैंने बहुत लोगों को मारा। किसको मारा, क्यों, क्या बात हो गई? मैं जा रही थी और मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं, करीबन 10-15 बच्चे मैं साथ में लेके अपने घर जाती हूँ। साइकिल से होते हैं, सब आसपास के एरिया के बच्चे हैं, तो साथ में जाते हैं। तो किसी ने कमेंट किया कि जो है आपका कुछ गिर गया, इसका मतलब क्या है? फिर वहीं क्योंकि गेम हो रहा था, हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं कि वहाँ से कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। अक्सर करके ये होता है कि यहाँ से गायब हो गए बच्चे, यहाँ से आ गए, तो चाहते हैं कि नहीं बच्चे अपने अपने घर चले जाए, या हम लोग एक स्टैंड की तरह बना रखें चौराहा, जहाँ पे हम लड़कियाँ एक साथ खड़े होते हैं। उसके बाद वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, तो वहाँ हम लोग अक्सर खड़े होते हैं। पर वहाँ जो लड़के हैं वो अक्सर करके क्रिकेट खेलते थे, और कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ रोज़ आके खड़ी हो जाती हो, आपका बाप का रास्ता है, जो आप लोग यहाँ खड़ी हो जाती हो, हम लोग को खेलने में दिक्कत होती। भाई आप खेलो, हमने मना नहीं किया है, ये हमने बोला। तो तुमने फिर क्या किया जिसने कमेंट? वो नहीं सुने, उन्होंने एक अजीब सी बात बोली जो कि बुरी लगी, और मैंने कॉलर पकड़ा, बस मोड़े, और गुम्मा जो नीचे पड़ा हुआ था 2-3 गुम्मा मारा, और उसके बाद इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, वो खुद ही जो बाकी भीड़ थी वो उनसे जुटे, हम लोग तो आराम से अपने अपने घर। फिर पता नहीं उनके साथ हुआ क्या, और आज फिर वहाँ पे गेम खेलना बंद हो गया, क्योंकि वो रोड है। भाई आप रोड क्यों खेल रहे हो? गलती वहाँ आपकी थी, हमारी नहीं थी। हाँ, क्या कहना है? मुझे लगता है ये जो बात रहती है छेड़छाड़ की, तो कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, वो अपने घर से निकलता है तो सोच के नहीं निकलता है कि हम जाके छेड़छाड़ ही करेंगे। वो वहाँ पर जाकर जब देखता है, उस माहौल में आता है, अपने फ्रेंड सर्कल में आता है कि उसके दोस्त, अब मान लीजिए एक सही है, उसमें 4 गलत है, तो उन 4 गलत लोगों के चक्कर में आके वो भी गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे इस रीजन से छेड़छाड़ होती है और कुछ भी गलत होता है। तो आप लोगों के बीच क्या माहौल रहता है? आप में हैं कोई कमेंटबाजी ऐसे करने वाले लड़के, मतलब आप में नहीं और दूसरे दोस्त? हमारे बाहर के जो दोस्त रहते हैं, आप उनको फिर क्या कहते हो, कैसे क्या? उनको हम लोग अगर नॉर्मली समझाओ कि किसी की बहन होगी, कुछ भी समझाओ तो नहीं समझ में आता है। जब जाके उनकी फैमिली के ऊपर लाओ तब उनको समझ में आता है। ये तो यार फिर वही बात हो गई है। क्या ये ठीक तरीका लग रहा है? ठीक नहीं है। जैसे होता है कि जैसा हमारे जिस तरीके से उनको समझ में आया वैसे ही समझाना चाहिए, लेकिन गलत है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे हम कह रहे हैं कि वो किसी की बहन होगी, तो इनका कहने का मतलब है कि जो इंसान कर रहे हैं उसको याद दिलाना कि आपकी बहन भी तो है। अगर आपके बहन के साथ ऐसा होता है तो आप उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर किसी की बहन नहीं है तो वो सोचता है नहीं कि नहीं हमारी बहन तो है नहीं। कहीं कहीं पर ये होता है कि नहीं। क्या बोल रहे हो? उनके लिए पुलिस भी तो है, तो जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि उनकी बहन के साथ तुम लोग तो और हो, फर्जी में वहाँ बदनामी करवा रहे हो। चलिए, ये तो बुनियादी सोशल एटिकेट्स हैं भाई, कि किसी की बहन हो ना हो सबके साथ थोड़ा कायदे से बिहेव करना चाहिए, नहीं तो दीदी जैसा कोई मिल जाएगा और झुका के दे देगा। तो फिर हम लोग अभी यहाँ पे चिल्ड्रंस डे की यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है, और कल चिल्ड्रंस डे है, तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें? क्या क्या करोगे तुम लोग? ड्यूटी, वी हैव मोर ड्यूटी। अच्छा, ड्यूटी है। क्लास 12 की ड्यूटी। क्या, किस तरह की ड्यूटी? अभी हमें बच्चों के लिए
चेयर अरेंज करना या बच्चों की देखभाल करना कि बच्चे इधर उधर ना भागें, इन सारी चीज़ों के लिए ड्यूटी है जो हेड गर्ल्स और बाकी कैंडिडेट को मिलती हैं, हेड बॉयज़ को और बाकी कैंडिडेट को उनको मिलती हैं। तो ये सारी एक्टिविटी भी हम लोग को ही देखनी पड़ती है और एक्टिविटी जो है उसको भी हम ही लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है टीचर्स और बच्चों के बीच। तो हम लोग अगर ना हो तो एक्टिविटी कैसी। चलिए वहाँ पे काफ़ी चेयरफुल सी एक्टिविटी शुरू हो गई। आप लोग भी प्रेरणा बॉयज़ स्कूल के लड़के हैं ना, तो प्रेरणा गर्ल्स और प्रेरणा बॉयज़ अलग अलग है सर? आप लोग साथ में पढ़ाई करते हैं एक ही क्लासरूम में? अलग अलग है। चलिए, तो ये प्रेरणा स्कूल के लड़के और लड़कियाँ थी, इनकी राय आपने सुनी। अब आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, किसकी बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं, और ये बच्चे आपको कैसे लगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।